तो वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल क्वेश्चन एंड आंसर्स Q&A। जिसके आपने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा, इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पार्ट 3। इस वीडियो का पहले 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन एंड आंसर्स पर अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप जरूर देखिए। उसमें भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो की एक खास बात, इस वाले पार्ट की एक खास बात ये रहने वाली है कि ये पार्ट बाइलिंगुअल है। इसमें हमने जो क्वेश्चंस और जो आंसर्स लिखे हैं, जो ऑप्शंस हमने दिए हैं, वो दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन हमसे पूछता है कि अशोक चक्र इज अवॉर्डेड फॉर, अशोक चक्र क्यों प्रदान किया जाता है। अब चारों पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। पहले आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर हम थोड़े फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, फॉर शोइंग एक्ट ऑफ ब्रेवरी, वेलर, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अवे फ्रॉम बैटलफील्ड। अब अवे फ्रॉम बैटलफील्ड का मतलब ये है कि हमारे भारत देश में किसी भी तरह की कोई लड़ाई न चल रही और ना ही हमारा भारत देश किसी अन्य देश के साथ लड़ाई में व्यस्त हो, तो इसलिए अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश में अनेकों तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसकी महावीर चक्र हो गए, परमवीर चक्र हो गए, पद्म विभूषण हो गए, पद्मभूषण हो गए, और भारत का जो सबसे उच्च पुरस्कार है, जो हाईएस्ट ऑनर है, वो भारत रत्न है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं भारत। तो दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हुज बर्थडे इज बीन डिक्लेयर्ड एज पराक्रम दिवस। किसका जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, टाइमर में शुरू करता हूं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो नोट करने लायक हैं और जिन्हें आप नोट जरूर कीजिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को नेताजी जयंती कहते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के जो जन्मदिन है, जो बर्थडे है, उसे नेताजी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, और ये हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। अब इस पॉइंट में आपको 3 चीजें मिली। एक तो पराक्रम दिवस को किसका जन्मदिन किया जाता है, दूसरा सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को और क्या कहा जाता है, नेताजी जयंती, और वो कब मनाया जाता है, 23 जनवरी। तो ये तीनों चीजें नोट करने लायक हैं, इन्हें आप जरूर नोट कीजिए। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है सिम्बेक्स विच इज अ नेवी एक्सरसाइज। अब आप याद रखिएगा, सिम्बेक्स मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था, इसलिए सिम्बेक्स एक नेवी एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स जो कि एक नेवी एक्सरसाइज है, किन 2 देशों के बीच होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इंडिया एंड सिंगापुर। अब अगर आपको ऑप्शंस में ये भी लिखा मिल जाए, इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिम्बेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है, 2 देशों या 3 देशों की नेवी के बीच में होती है कोई भी एक्सरसाइज, तो उसे उस हिसाब से बायलेटरल या ट्राइलेटरल कहेंगे, लेकिन ये बायलेटरल एक्सरसाइज है। तो सिम्बेक्स एक बायलेटरल एक्सरसाइज है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम सिटमैक्स है। अब आप सिम्बेक्स और सिटमैक्स में कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों को अलग अलग पेन से लिखिए, चाहे एक को ब्लैक से लिखिए, एक को ब्लू से, एक को रेड से लिख लीजिए, तो एक को ग्रीन से, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सिम्बेक्स जो है वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, और जो सिटमैक्स है वो इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होता है दोनों नेवल एक्सरसाइज ही। अब इंडिया और फ्रांस के बीच में भी एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वरुण। तो ये तीनों एक्सरसाइज आप नोट कीजिए, और भी हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछता है कि विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सा छोटा संविधान संशोधन अधिनियम है। तो इन चारों अमेंडमेंट या इन चारों संशोधन में से कौन सा राइट आंसर होगा। हाँ तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, 42nd अमेंडमेंट जो है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
अब आप सोचेंगे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से क्यों कहा जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम का ये टर्म क्यों दिया गया, क्योंकि इस अमेंडमेंट में काफी सारी लॉज पास हुई थी, काफी सारे नए नियम बने थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब मैं आपको जो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में मेंशन्ड अमेंडमेंट या संशोधन है उनके बारे में और बताता हूँ, क्योंकि ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हिसाब से। तो जो सेकंड ऑप्शन में अमेंडमेंट नंबर 13 है वो नागालैंड से रिलेटेड है। नागालैंड जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था अपने आप में, उसे इस अमेंडमेंट के द्वारा इंडिया में जोड़ा गया था, उसे अपने लॉज गवर्नमेंट की स्थापना वहां करी गई थी। जो अमेंडमेंट नंबर 101 101वां संशोधन जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी का था, यानी कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन भारत में 1 जुलाई 2017 से होना था। ये अमेंडमेंट नंबर 101 में मेंशन्ड है। 76th अमेंडमेंट या 76th संशोधन हमें यह बताता है कि अपॉइंटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर ओबीसी, एसटी एंड एसटीज, जितने भी सरकारी एग्जाम्स होंगे, सरकारी वैकेंसी होंगी या किसी भी तरह की कोई भर्ती होगी, वहां ओबीसी, एससी और एसटीज का भी बराबर हक होगा, ये हमें अमेंडमेंट नंबर 76 बताता है। हाँ तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक कचरा तो ऐसा होता है जो मिट्टी में अगर हम डालते हैं, फेंकते नहीं है, डालते हैं, फेंकते हैं अगर हम, तो हमारी आसपास के सराउंडिंग्स गंदी होंगी। जैसे कि हमने कोई कचरा डाला, किचन वेस्ट हो गया जिसकी, तो वो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद वो गल जाएगा। लेकिन आपने कुछ जैसे कि प्लास्टिक जैसी चीज डाल दी तो वो गलती नहीं है, वो चाहे गंदी जरूर रहेगी लेकिन गलेगी नहीं मिट्टी में पड़ी पड़ी। तो वैसे ही आपको इन चारों में से एक ऐसी चीज आइडेंटिफाई करनी है जो गलती नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि आपको शायद दो ऑप्शंस में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, एक ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, कि रबड़ गल जाती है निकल जाती है, क्योंकि आपने लाइव एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रखा है, ये तो सभी को पता है कि कोई रबड़ को डाल दे और रोज रोज उसे चेक करे। और बैटरीज, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4। बैटरी जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, अगर हम उसे डाल देंगे ऐसी तो वो गलेगी नहीं अपना आप ही, और बल्कि उसमें से केमिकल रिलीज होंगे जो कि इन्वायरमेंट के लिए गलत है और जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करे। हाँ तो ये लीजिए दोस्तों एक इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यानी यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका एक गैर स्थायी सदस्य का नाम बताइए जो इन चार ऑप्शन में से एक है। वैसे शायद आपको पता हो कि जो हमारा भारत है इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बना है। एक बार वो 2012 में बना था, अब बना है वो 2020 में, और उसका टर्म 2 साल का है, 2021 से लेके 2022 तक। तो जिसकी टाइमर खत्म हो गया, तो जो इसका राइट आंसर है, यानी कि जो नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो है नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट करवाना यहाँ चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो आप नोट कीजिए, जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, ऐसे 5 ही देश हैं जो हैं रशिया, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, फ्रांस, चाइना और यूएसए यानी कि अमेरिका। ये 5 देश हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। हाँ तो दोस्तों 7th क्वेश्चन है द बुक ओ मिजोरम इज रिटन बाय, ओ मिजोरम नाम की बुक किसके द्वारा लिखी गई है। बुक से रिलेटेड हर एग्जाम या हर एग्जामिनर जरूर पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक की सीरीज भी हम लाएंगे जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, PS श्रीधरन पिल्लाई जी ने ओ मिजोरम नाम की बुक लिखी है। अब अभी फिलहाल में मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है जोरमथांगा जी, और जो गवर्नर हैं वो PS श्रीधरन पिल्लाई जी हैं। अब शशि थरूर जी के द्वारा भी जो जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब अमित शाह जी ने अभी अभी एक बुक लॉन्च करी है, करम योद्धा, जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज द नोबेल प्राइज विनर फॉर लिटरेचर 2020, साहित्य 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है।
जिसके आपको पता है नोबेल प्राइज हर साल डिक्लेयर होते हैं। तो जो बीता हुआ साल है 2020 उसमें नोबेल पुरस्कार यानी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, लुइस ग्लक। लुइस ग्लक को नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए 2020। हाँ तो दोस्तों ये रहा 9th क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द 18th रेलवे जोन ऑफ इंडिया? भारत के 18वें रेल क्षेत्र का नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। टाइमर में शुरू करता हूँ। ये क्वेश्चन इसलिए जोड़ा गया है इस सीरीज में या इस सीक्वल में क्योंकि ये अभी हाल ही में जोड़ा गया है रेलवे जोन, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी तो सारे एग्जाम्स स्थगित हो गए हैं, रोक दिए गए, पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन तब भी आपको पता होगा तो आप एक सेफ जोन की तरफ रहेंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सदर्न कोस्ट रेलवे। दक्षिणी तट रेलवे नाम की एक 18वीं रेलवे जोन हमारे भारत में जोड़ी गई। हाँ तो दोस्तों 10th क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2021? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है? थीम भी काफी बार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो जो इस साल की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम रही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्थियर। हाँ तो दोस्तों जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब इसमें हिंदी में क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नृविज्ञान किस चीज की स्टडी है या अध्ययन है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। टाइमर में शुरू करता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चरल। मानव व्यवहार और संस्कृति के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी या नृविज्ञान किया जाता है। अब आप इन चारों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जॉइंट्स, बोन्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर के बारे में आपने नोट कर ही लिया होगा, और हेयर्स, इन चारों को नोट कीजिए। जॉइंट्स की स्टडी को हम कहते हैं आर्थोलॉजी, बोन्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, और जो हेयर्स है, बालों की स्टडी को हम कहते हैं ट्रिकोलॉजी। तो ये तीनों स्टडीज आप नोट कर लीजिए। स्टडीज तो बहुत सारी हैं लेकिन जितनी हो सकती हैं उतनी हम आपको कवर कराएंगे। यहाँ 4 ही थी तो हम 4 आपको कवर करा रहे हैं। तो दोस्तों जो 12th क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट डज लिटमस पेपर टेल अबाउट द नेचर ऑफ मैटर इफ इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू? लिटमस पेपर जो केमिस्ट्री में एक पेपर होता है टेस्टिंग के लिए, वो क्या बताता है अगर उसका रंग लाल से नीला हो जाए? अब जिसकी आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करे हो और शायद इस पेपर के साथ भी आपने एक्सपेरिमेंट करे हो तो आपको पता हो कि ये पेपर क्या बताता है किसी कंपाउंड या किसी एलिमेंट के बारे में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। टाइमर में शुरू करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर लिटमस पेपर का रंग लाल से अगर लाल रंग से नीला पड़ रहा है लिटमस पेपर तो उसका मतलब है कि पदार्थ क्षारीय है, यानी कि द सब्सटेंस इज एल्कलाइन इन नेचर। जो हमारा सब्सटेंस है जिस पे टेस्टिंग हो रही है उसका नेचर एल्कलाइन है। और वहीं अगर ब्लू से रेड होता तो उसका मतलब होता कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है। हाँ तो दोस्तों जो लिटमस पेपर का मेन यूसेज है केमिस्ट्री में वो बस यही है कि वो किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड या जो भी केमिकल जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है या टेस्टिंग हो रही है उसे क्लासिफाई कर देता है कि उसका नेचर बेसिक है, क्या वो एल्कलाइन है, या फिर उसका नेचर एसिडिक है कि वो अम्लीय है नेचर में अपनी प्रकृति में। तो आशा है आपको लिटमस पेपर से रिलेटेड ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसका बस यही यूज है। हाँ तो दोस्तों 13th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया फाउंड इन योगर्ट? दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस नाम का बैक्टीरिया योगर्ट यानी कि कर्ड यानी कि हमारे दही में पाया। अब ये जो आपको कायनोबैक्टीरिया नाम का एक टर्म दिख रहा है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये पौधों की या पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है जो कि एटमॉस्फेयर में से, वायुमंडल में से नाइट्रोजन को लेता है और उसे फिक्स करता है ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। हाँ तो दोस्तों 14 क्वेश्चन है द डिवाइस पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर। ये पायरोमीटर नाम का डिवाइस आजकल
बहुत ही मार्केट में यूज हो रहा है, हर जगह आपको दिखेगा, लेकिन आप शायद उसका नाम ना जानते हो। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, तो आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो टेम्परेचर या तो थर्मामीटर से चेक होगा, वरना इस डिवाइस पैरोमीटर से चेक होगा। अब जैसे कि कोरोना काल है, तो उस समय में वैसे कॉन्टेक्ट लेंस हम चाहते हैं, तो पैरोमीटर नाम का जो डिवाइस है वो डिस्टेंस से, थोड़े से डिस्टेंस से आपका टेम्परेचर स्कैन करेगा और बता देगा कि आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर उस समय पे क्या है। अब मैं आपको 3 और डिवाइसेस के बारे में बताता हूँ जिन्हें आपको नोट करना है। तो पहला डिवाइस आप नोट कर चुके होंगे, पायरोमीटर, जो कि टेम्परेचर बताएगा डिस्टेंस से थोड़ा। फॉर काउंटिंग स्टेप्स कवर्ड इन अ डे, आप एक दिन में जितने डिस्टेंस, जितने कदम चलते हैं, उसे जो नाप के आपको बताएगा उसे कहते हैं पेडोमीटर। जो वॉचेज में भी देखा होगा आपने, स्मार्ट वॉचेज में इंस्टॉल आता है पेडोमीटर, जो आपने दिन भर में कदम चले हैं उन्हें गिन के बताता है। फॉर मेजरिंग वेट, तराजू सिंपल भाषा में कहें, और इंग्लिश में कहें तो वेइंग स्केल। फॉर टेकिंग एक्यूरेट रीडिंग ऑफ पल्स, ये भी आजकल कोरोना काल में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि हॉस्पिटल में तो बड़ी डिवाइसेस लगे रहते हैं, लेकिन अगर कहीं घर पे या कहीं छोटे अस्पतालों में एकदम चेक करना हो कि इसकी पल्स क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो पल्स ऑक्सीमीटर से आराम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लीजिए एक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। इस साल जो 2021 का एसएससी सीएचएसएल के जो सेट लग रहे थे, जो एग्जामिनर सेट लगा रहा था, उसमें नियरली हर पेपर में कोई ना कोई नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही है। तो लीजिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर। कौन सा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो संगली। जो संगली नाम का शहर है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अब आप बाकी के जो 3 और हैं उनके बारे में और नोट कर लीजिए। जो हमारा नासिक है वो गोदावरी के तट पर स्थित है। जो कोयम्बटूर है वो कौशिका नदी के तट पर स्थित है। जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये चारों के चारों आप इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते। और भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, लेकिन एक साथ डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। हाँ तो ये लीजिए दोस्तों एक नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारा अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन गया है सिटमैक्स और सिम्बैक्स वाला, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कौन सी एक्सरसाइज किसके बीच में होती है। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि सिटमैक्स का कौन सा एडिशन अभी हाल ही में हुआ है, कौन सा संस्करण अभी हाल ही में हुआ है। तो जो अभी हाल ही में 2020 में जो इसका एडिशन हुआ है वो है एडिशन नंबर। हाँ तो ये लीजिए डूड्स एंड डूडल्स 17 क्वेश्चन पार्क से रिलेटेड है, नेशनल पार्क से। तो कहता है वेयर इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। नेशनल पार्क की भी जल्दी वीडियो आ रही है, इसलिए सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेश्चन एंड आंसर्स, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले, जिससे कि आपको जब भी वीडियोस नई नई आए तो आपको पता चले। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है एमपी, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड है। अब दोस्तों इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आप भी, हम भी और जन भी, कि अभी तो चीफ मिनिस्टर ये थे, अभी ये होगा, इसलिए हमें हर पल की अप टू डेट खबर रखनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसी से रिलेटेड है, जो है हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। जैसे कि आपको पता है पूरे देश भर में इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसी में हाल ही में तमिलनाडु के नई चीफ मिनिस्टर ने ओथ ली है, तो वो कौन है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एम के स्टैलिन ने नए चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के रूप में शपथ ली है। जो तमिलनाडु के अभी हाल ही के गवर्नर हैं वो हैं बनवारीलाल पुरोहित जी, और जिन्हें एम के स्टैलिन ने सक्सीड करा है, यानी कि जिनके बाद एम के स्टैलिन मुख्यमंत्री बने हैं, वो हैं एदापड़ी के पलानी स्वामी। वो एम के स्टैलिन से पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री थे।
हाँ तो दोस्तों, ये एक कोरोना काल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये उन शख्स के बारे में है जिनकी वजह से आज हमारे भारत देश में वैक्सीन डेवलप हो गई और बढ़ रही है। तो 19th क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सीईओ की फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 है, आधार पूनावाला जी। आधार पूनावाला जो है वो सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को एसआईआई के नाम से भी जाना जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछ ले एसआईआई की फुल फॉर्म क्या है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होगी, अगर ऑप्शन में अवेलेबल है। अब जो बाकी के और 3 लोग हैं उनके बारे में और नोट कीजिए आप। जो कृष्णा एला जी हैं वो भारत बायोटेक के सीईओ या चेयरपर्सन हैं। जो एल्बर्ट बोर्ला हैं वो फीविजर कंपनी जो है उसके चेयरपर्सन या सीईओ हैं। जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं वो अभी के प्रेजेंट के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। हाँ तो दोस्तों, बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ श्रीलंका। जिसे पता है उसके लिए सिंपल, जिसे नहीं पता उसके लिए कठिन, साफ सीधी बात है। श्रीलंका का दूसरा नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, साइलोन। जो साइलोन था वो श्रीलंका का पुराना नाम था, प्राचीन नाम। हाँ तो दोस्तों, 21st क्वेश्चन एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार क्या है? पहले तो लोग मांगते थे कि पृथ्वी एक फ्लैट है, एक टेबल की तरह है, कि अगर हमने टेबल का किनारा पार कर दिया तो हम नीचे स्पेस में गिर जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है, डिस्कवरीज के बाद हमें सच्चाई पता चली। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ऑब्लिट स्पेरोइड। चपटा अंडाकार आकृति हमारी अर्थ की है, हमारी पृथ्वी की है। हाँ तो दोस्तों, 22nd क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, फ्लूइड प्रेजेंट इन आवर ब्रेन टू एब्जॉर्ब और डिक्रीज एक्सटर्नल स्ट्रेन अप्लाइड। हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा तरल पदार्थ रहता है जो भारी दबाव या भारी प्रेशर को या शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे दिमाग को बचाता है किसी भी तरह की इंजरी या डैमेज से। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का एक तरल पदार्थ हमारे मस्तिष्क के ऊपर होता है, जो हमारे मस्तिष्क को बचाता है किसी भी भारी शॉक प्रेशर से। अब आप नोट कीजिए, जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, चाहे घोटे हो गए, कोनी हो गई या एंकल हो गया, वहां पे भरा हुआ होता है जिससे कि उनकी स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहे। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, टाइमर में शुरू करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारे 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब आम भाषा में हम लोग बेकिंग सोडा का टर्म यूज करते हैं और केमिस्ट्री में सोडियम बाइकार्बोनेट टर्म का यूज करते हैं। ज्यादातर लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में जो डिफरेंस होता है वो नहीं पता, तो मैं वो क्लियर करता हूँ। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसके मैंने आपको बताया, उसे बेकिंग सोडा कहते हैं। लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट है उसे आम भाषा में हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस आप नोट कर लीजिएगा, चाहे अलग अलग पेन से कीजिए, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बस एक बाई का ही डिफरेंस है दोनों शब्दों में, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो दोनों को आप नोट कीजिए, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आपको जो यहाँ पे फेरम शब्द दिख रहा है, ये आयरन का केमिस्ट्री में नेम है। आयरन तो हम आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री में है इसका नेम फेरम, फेरस या फेरिक की तरह यूज होता है। जो टर्टरिक एसिड है वो ग्रेप्स में पाया जाता है। तो ये चारों पॉइंट्स आप नोट जरूर कीजिए दोस्तों। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ट्रेडेबल कमोडिटी इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा अधिक व्यापार करने वाली चीज है या वस्तु है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, टाइमर ये लीजिए 10 सेकेंड्स का।
तो दोस्तों जो 24th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रूड। कच्चा तेल जो है वो पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा आयात निर्यात या जिसका सबसे ज्यादा व्यापार होता हो ऐसी वस्तु है। अब जिसकी फर्स्ट नंबर पे तो कच्चा तेल है जिसका सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अब जो फर्स्ट के बाद एकदम सेकंड नंबर पे आएगी चीज जिसका व्यापार कच्चे तेल के बाद सबसे ज्यादा अधिक होता है वो होगी कॉफी। पहले नंबर पे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और सेकंड नंबर पे कॉफी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों 25th क्वेश्चन वैसे तो एक बेसिक है, आप लोगों को पता हो, लेकिन जैसे मैंने पहले बात दोहराई थी, जिसे पता है उसके लिए आसान, जिसके नहीं पता उसके लिए कठिन। तो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो एक बेसिक सी चीज भी मैंने जोड़ दी है इसमें आखिर में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोनार का पूर्ण रूप क्या है या एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूर्ण रूप है।